हाय गाइज, आई एम विनी वैद सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं भी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने वाली हूँ। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह की डेथ हुई है और लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ इज़ द एक्चुअल वेल्थ। बड़ी बड़ी एडवाइजेस दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से बात करो, अगर ऐसा कुछ है तो ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी। सुशांत सिंह की डेथ के ऊपर भी कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि जब मरने की इतनी हिम्मत थी तो जीने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी, और ऐसा भी क्या था कि सुसाइड ही कर लिया। और ऐसा था तो अगर 5 मिनट पहले हमसे बात की होती, हम आपका दिमाग चेंज कर देते। वो ऑलरेडी 6 महीने से डिप्रेशन में था। उसके घर से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिले हैं कि वो दवाइयाँ ले रहा था डिप्रेशन की। उसकी अपनी 5 बहनें थी, एक फादर था, वो सब मिलके उसको नॉर्मल नहीं कर पा रहे थे। तो आपको लग रहा है कि वो मरने से 5 मिनट पहले कि आपसे बात करता और बात करने से उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। वो हर कोई मजाक उड़ा रहा है सुसाइड का, बात कर रहे सुसाइड के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर। जो एक्चुअल कॉज है कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाह रहा। बड़ी बड़ी एडवाइजेस देनी आ रही है। जो एक्चुअल कॉज है कि ये सब क्यों हो रहा है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। सुसाइड्स कई तरीके के होते हैं। स्टूडेंट्स भी सुसाइड करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी लोग सुसाइड करते हैं। इस टाइप के मिड एज सुसाइड्स भी होते हैं जिसमें समझ नहीं आता कि किस चीज़ को लेकर डिप्रेशन था। स्टूडेंट्स के ऊपर आपको ये लगता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं, आपको नंबर 1 ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है। उनके ऊपर उस तरीके का प्रेशर होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में सोसाइटी को लेके प्रेशर होता है कि नहीं, आपको अपना शादी निभा के ही रखनी है कि नहीं तो सोसाइटी क्या कहेगी। और कई तरीके के ऐसे फालतू प्रेशर, कंपैरिजन्स और ये परफेक्ट बनने की जो पीछे पागलपन की रेस है। आपको लगता है ये सब मेन रीज़न है इस डिप्रेशन की? इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, हर कोई लग जाता है बैक बिचिंग करने में। जब आप लोग बैक बिचिंग करते हो, इंसान आपको आके कुछ बताता है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह आप उसी के बारे में बैक बिचिंग करते हो, तब आपकी ये सब ज्ञान कहाँ जाता है कि लोगों को बात करनी चाहिए। इंसान का वो ट्रस्ट ही टूट जाता है ना कि हाँ मैं जाऊँगा, किसी को अपनी प्रॉब्लम बताऊँगा तो शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। किसी किसी को मिल भी जाता है सोल्यूशन, बट कईयों को सोल्यूशन नहीं मिलता। और हर किसी की झेलने की शक्ति अलग होती है। हर किसी को बीमारी होती है, कोई बीमारी से ऊपर आ जाता है, कोई बीमारी नहीं झेल पाता है। ऐसे सुशांत सिंह के साथ हुआ, उससे नहीं झेल रहा था तो उसने ये स्टेप उठा लिया है। कई लोग डिप्रेशन से ओवरकम कर लेते हैं। तो किसी के ऊपर इससे ऐसे क्वेश्चन करना या फालतू की बकवास करना आई थिंक बंद कर देनी चाहिए। मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और थोड़ी सी चीज़ों को ज़्यादा सोचती हूँ, बट मेरे हस्बैंड बहुत ही चिल्ड आउट इंसान है, बहुत ही पेशेंट पर्सन है, उनके अंदर बहुत पेशेंस है लाइफ में। जैसे मैं हृदय के बारे में भी कभी कभी सोचती हूँ, उसके करियर को लेके या उसके स्कूलिंग को लेके। जैसे मुझे आजकल रिसेंटली बहुत ही टेंशन हो रही थी, तो हमेशा एक बहुत अच्छा आंसर वो मुझे देते हैं कि अगर भगवान ने पेट दिया है ना तो उसको पालने के लिए वो अपने आप कोई ना कोई तरीका भी ज़रूर देता है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जिनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है लाइफ में कि क्या जॉब लगेगी, क्या जॉब नहीं लगेगी, आपको इसमें क्लियर करना है, अपने आईआईटी में क्लियर करना है, अपने एयरटेल में क्लियर करना है। जो डफर बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बेकार है, उनको भी भगवान किसी न किसी मोटिव से भेजता है यहाँ पर। खैर, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी। मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरा पहले से वीडियो बनाने का बहुत मन था, क्योंकि मैं भी कई हद तक बहुत लाइफ में अफेक्ट हुई हूँ कई चीज़ों से। तो मैंने एक बार सोचा था कि यूट्यूब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसकी तब बात करूँगी, या लोग मुझे जानने लगेंगे तब इसके ऊपर बात करूँगी। हाँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर इतनी एक्टिव हूँ, हर दिन कोई ना कोई स्टोरी डालनी है, वीडियो पोस्ट और फोटोज़ पोस्ट करते रहते हो। और हमेशा जनरली मेरी हैप्पी पोस्ट ही होते हैं, मेरे कभी भी सैड पोस्ट नहीं होते, मैं हमेशा पॉजिटिव पोस्ट करती हूँ। तो लोगों को एक गलत फहमी है कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है। ऐसा नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी को लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ डिप्रेशन होता है। बहुत लोग ओवरकम कर जाते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो अफेक्टेड रहते हैं या जो हार जाते हैं उस प्रॉब्लम से। हाँ, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा रफ फेज आया था जब मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी नहीं चल रही है और मैंने गिव अप कर दिया था। खैर, उस पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में तो मैं बात यहाँ नहीं करने वाली, बट यहाँ पे 3 चीज़ ऐसी है और भी कि मेरी लाइफ में मैं बहुत अफेक्ट हुई हूँ, और वो प्रॉब्लम और कोई नहीं, क्रिएट करने वाले सिर्फ लोग थे। जो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में जो मुझे आज भी अफेक्ट करता है और काफ़ी इनिशियल फेज में मुझे अफेक्ट करना शुरू कर दिया था, वो है मेरी स्किन की इम्परफेक्शन। मतलब जो मेरे फेस पे एक्ने हैं और जो फेशियल हेयर है, वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गए थे। लोगों ने मुझे बहुत ही हार्श वर्ड्स, लोगों ने बहुत बुली किया उस चीज़ को लेके। अभी रिसेंटली भी मेरा फेस की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, दूसरे हेल्थ इश्यूज मुझे हो रहे हैं। अभी मेरे फेस का ये हाल है। तो क्या
क्या रिएक्शन था आपको उस फोटो को देखकर? वो अभी जस्ट 1 घंटे पहले की मेरी फोटो है, मैंने ली है अपने फेस की। हर किसी का ऐसे ही रिएक्शन होगा ना। तो अभी भी मैं मेकअप लगा के बैठी हुई हूँ। आज भी मेरे में इतने गट्स नहीं है कि मैं जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं सामने आके ऐसे सीधे शूट कर लूँ या मैं किसी से ऐसी सीधे मिलने चली जाऊँ। मेरे फेस की कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है और कभी कभी क्लीन होता है क्योंकि मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। बट लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मुझे इतना बुली किया कि मैं इतनी ज़्यादा एंटी सोशल हो गई। खैर अभी तो मेरे पास फिर भी 10 ऑप्शन है कि मैं एटलीस्ट मेकअप लगा सकती हूँ, मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकती हूँ। जब बहुत यंग एज में 11th-12th क्लास में मेरे को ये प्रॉब्लम होने लगी थी तब तो ये सब चीज़ें करना अलाउड नहीं था। घर में थ्रेडिंग कराना भी मेरे को अलाउड नहीं था, तो मुझे ऐसे ही घूमना पड़ता था। और उस चीज़ को लेके लोगों ने मुझे उस सेंसिटिव एज में बहुत ज़्यादा बुली किया है। कॉलेज में लड़के अजीब अजीब से बातें करते थे, अरे उस लड़की में किसको इंटरेस्ट होगा, उसके तो फेस पे इतने बाल है और ये तो दूर से ही अच्छी लगती है, इसको पास जाओ तो बड़ी भयानक लगती है। लड़कियां तक नहीं छोड़ती थी। गर्ल्स मीटिंग पे गए तो किसी और की फ्रेंड आई हुई है, वो कहते कि अरे कैसी है तेरी फ्रेंड, अजीब सी दिखने में, एकदम छुपकी जैसी लगती दिखने में। नहीं, इस तरह के हार्श वर्ड्स तक लोगों ने बोले हुए हैं। स्कूल और कॉलेजेस में तो मेरे को आदत हो गई थी कि मैं अपने फेस को कवर करके ही घूमती थी। मैं एक ऐसी सीट ढूंढती थी जहाँ पे थोड़ी सीट डार्क हो, मेरे फेस पे सनलाइट ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि मेरी स्किन भी फेयर है तो वो फेशियल हेयर्स काफ़ी डार्क दिखते हैं, फेस पे इतना रेडनेस वो प्रोमिनेंट दिखता है। तो काफ़ी लोग बुली करते थे, इस वजह से मैंने अपना फेस ही कवर करना स्टार्ट कर दिया था। क्लास से निकलते ही मेरा फेस कवर्ड होता था। एक कॉन्फिडेंस सा टूट गया था, इस वजह से मैं सामने आके बात करने में मैं इतना फंबल करती थी। अभी फाइनली इसलिए मैंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया है जहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। एक्चुअली ये मेरे बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना, कभी कभी ठीक होता है कभी नहीं ठीक होता है। शादी से पहले भी और इवन शादी के बाद भी मुझे बहुत इनिशियल टाइम में मेरे को मेकअप करना भी नहीं आता था, और मेकअप करके जाती थी तो लोग उसके ऊपर भी मजाक उड़ाते थे कि अरे इतना ओवर मेकअप करके आ गई। अभी फाइनली कम से कम मैं थोड़ा बहुत मेकअप करना और अपना कवर फेस को करना सीख गई हूँ, ताकि लोगों के बकवास से थोड़ा सा बच सकूँ। जो दूसरी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, उसने भी काफ़ी मेरे को बॉदर किया है। वो अजीब सी प्रॉब्लम है एक, और वो है कि मैंने लाइफ में शादी थोड़ा शायद जल्दी कर ली थी। 23 की एज में मैंने शादी कर ली थी। तो काफ़ी कुछ लोग बोलते थे, कई पेरेंट्स बोलते थे कि अरे हम तो अपनी बेटी की इस एज में शादी सोच भी नहीं सकते करने की, जॉब वॉब कर लें, इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। कई लड़कियां ऐसी थी जो ये बोलती थी अरे हम तो उस एज में सोच भी नहीं सकते शादी करने का। और कई लोग ऐसे बोलते थे कि अरे ये तो बनी इन सब चीज़ों के लिए थी, इसको तो शुरू से ये सब चीज़ें चाहिए थी। तो काफ़ी मेरे पर अजीब अजीब कमेंट हुए थे उस टाइम पे। लोगों के इतने अजीब अजीब से मैसेजेस आते थे मेरे पास कि आपने कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, और लोगों को पता नहीं डाउट था कि मैंने भाग के शादी कर ली है, मैंने फेसबुक के थ्रू शादी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी.com के थ्रू मैंने शादी करी थी। ऑलमोस्ट अरेंज मैरिज ही थी मेरी। मैं सिर्फ एक बार अपने हस्बैंड से मिली थी और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ही सब कुछ डिसाइड किया था। मैं ऐसे लोगों को एक चीज़ का रिप्लाई ज़रूर देना चाहती हूँ कि ये जो एज जो फिक्स होती है ना कि 25, 26, 27, 28 ये एज है परफेक्ट शादी करने की, ये सोसाइटी करती है। जो गवर्नमेंट एज फिक्स करती है वो तो 18 साल होती है, 21 साल होती है लड़के की। आप लोग डिसाइड करते हो ये सब। तो किसी के ऊपर इस टाइप से कमेंट कर ले कि उसने जल्दी शादी कर ली। कोई इंसान को 40 की उम्र में भी परफेक्ट पर्सन नहीं मिलता। सलमान खान को देख लो, उसने 56 में भी शादी नहीं करी, उसको कोई परफेक्ट इंसान मिल नहीं रहा। किसी को अगर जल्दी मिल गया, उसने जल्दी शादी कर ली, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? शादी जल्दी कर ली थी वो इशू नहीं था, शादी को निभाना आई गेस ये सबसे बड़ी बात होती है। कई लोग जो परफेक्ट एज होती है ना 28, 29, 30, उसमें भी शादी करके शादी नहीं निभा पाते हैं। तो ऐसे कोई शादी करने की परफेक्ट एज का कोई भी कहीं पे डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ सोसाइटी के दिमाग में है। तो कई सालों तक मेरे को ये कमेंट मिलते रहे थे, अभी भी कभी कभी कुछ अजीब से मैसेज आ जाते हैं। तो ये मेरी काफ़ी हद तक मेरे को बॉदर की थी इस चीज़ ने। एक चीज़ और लोगों को क्लियर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी करी थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने MCA किया हुआ है, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कभी भी जॉब कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में वीक थी, मैं पढ़ने में ठीक ठाक अच्छे मार्क्स से मैंने MCA क्लियर किया था। कई बार डेस्टिनी और सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा स्टेप हो जाता है आपके साथ या आपको लेना पड़ता है। तो ये जो लोग अजीब अजीब से कमेंट करते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि सामने वाले की सिचुएशन क्या, आपको बस बैक पिचिंग करनी होती है। आपको ये नहीं पता कि उसका जो असर है वो क्या होगा सामने वाले के इंसान के ऊपर। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। लोगों को उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। मेरे दोनों साइड की जो फैमिलीज़ है उसमें हर विमेन वर्किंग है। मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कज़न्स, दीप की कज़न्स, हर कोई वर्किंग है। तो
लोगों को इससे भी प्रॉब्लम थी कि मैं हाउसवाइफ क्यों, मैं घर पे क्यों बैठी हुई हूँ, और लोग बहुत एडवाइजेस देते हैं कि जॉब करना स्टार्ट कर दो इस टाइप से। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जॉब करने का मन नहीं था। शुरू से जब भी मैं दिल्ली जाती थी, मेरे सारे रिलेटिव्स वही रहते हैं, तो मैं लेडीज़ को देखती थी कि खुद वो अपनी कार ड्राइव करके कॉर्पोरेट कोर्ट में ऑफिस जा रहे, तो मेरा भी शुरू से वही मन था कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनूँ। बट ये नहीं कहूँगी कि कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि मुझे जॉब नहीं कर पाई मैं। ये एक सोचा समझा डिसीजन था मेरे और मेरे हस्बैंड का, जो हमने शादी से पहले लिया था। इनिशियली जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात स्टार्ट हुई थी, तब हर कोई जो है बातें शेयर करते हैं, ऐसी हम लोग भी बातें शेयर करते थे। मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बताती थी, अपनी कॉलेज लाइफ और अपना मेरा जस्ट PCOD डिटेक्ट हुआ था, मैं उस बारे में उनको बताती थी। और मैं काफ़ी टाइम तक इसलिए उनको मिल भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं PCOD से मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, मैं फेस इतना ख़राब था कि मैं मिलना नहीं चाहती थी। और ऐसी वो भी अपनी चीज़ों के बारे में शेयर करते थे। तो एक बार उन्होंने अपनी एक विश थी जो मेरे साथ शेयर करी, वो ये विश थी कि वो चाहते कि उनकी वाइफ नॉन वर्किंग हो। और ऐसा उसका कोई भी मेन रीज़न नहीं था, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, सिर्फ एक विश थी जिसको मैंने बहुत बाद में सोचा समझा। और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उनके फैमिली में 4 बंदे हैं और चारों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोग। उनकी पोस्टिंग हमेशा सिटी से बाहर होती थी, तो पूरा चाइल्डहुड उनका अकेलेपन में निकला। उनको ये था कि मैं घर पे अगर वापस आऊँ तो मेरी जो वाइफ है वो घर पे मेरे को मिले, एटलीस्ट बात करने के लिए मेरे साथ घर पे कोई हो। उनको ये लगता था कि उनका चाइल्डहुड जो है अकेला गया है, घर पे मम्मी पापा नहीं होते थे जॉब की वजह से, तो मेरे बच्चे का जो आगे चाइल्डहुड ऐसा ना जाए। एटलीस्ट इनिशियल मैरिज के जो ईयर्स होंगे उसमें हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके साथ रहें, ताकि वो गोल्डन टाइम जो होता है वो हमें मिल सके। बट लोगों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि मैं घर पे क्यों रह रही हूँ। और ऑब्वियसली उनको ये मेन रीज़न तो नहीं पता था, ये बहुत ही पर्सनल रीज़न था जो मैं अब काफ़ी कम लोगों को पता है और अब सामने ला रही हूँ। बट लोगों को मेरे ऊपर बातें बहुत बनाने आती थी। लोग बोलते थे कि हाँ अच्छी बात है, आप तो घर पे रहो, वो है ना खिलाने के लिए। लोग इतना तक कमेंट करते थे, इसने तो जानबूझ के ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसका थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा था और जो अच्छी जॉब करता था, ताकि इसको आराम से घर पे रहना पड़े। अजीब अजीब से कंपैरिजन्स भी स्टार्ट हो गए थे। देखो उसकी बेटी तो डॉक्टर है, उसकी बहू CA है, हर किसी के साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा था डिस्क्रेज करने के लिए कि देखो तुम घर पे बैठी हुई हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, दूसरे इतने तरक्की कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इतना तक मुझे बोला जाता था कि वो ये चीज़ कर सकती है क्योंकि वो खुद कमा रही है और तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो बहुत अजीब सी डिस्ग्रेसफुल सिचुएशन मेरी हो गई थी। कई लोगों को लगता हो कि मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह देखे कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम थी कि अरे पहले तो दीप इतने ट्रैवलिंग नहीं करते थे, अब इतना ट्रैवलिंग करने लगे। क्योंकि उनका शुरू से मन था, वो मुझे बोलते थे कि मैंने कभी कुछ नहीं घूमा, क्योंकि मेरा हमेशा से मन था मैं अपनी फैमिली के साथ घूमूँ। तो हम लोग तो खुशी खुशी रह रहे थे, पर लोगों के इन कमेंट से मैं ज़रूर अफेक्ट हो रही थी। तो कई बार इसी चीज़ को लेकर लड़ाई होती थी कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कभी जॉब करने के लिए रोका। मैं कई बार ये इंटरव्यूज़ वगैरह भी देने गई, मैंने कई स्कूल्स वगैरह में इंटरव्यू दिए, हृदय के बाद भी मैंने दिया, अभी रिसेंटली मैंने दिया। बट वही था कि वहाँ पे टाइमिंग्स इतने ज़्यादा था कि हृदय अफेक्ट होता। और फिर एक्चुअल में सोच हमारी वहीं पे पहुँच जाती है कि क्यों, रीज़न क्यों है। क्योंकि पब्लिक लोग हम मुझसे चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, मैं इसलिए जॉब करना चाहती हूँ। जो हमारा जो एक्चुअल डिसीजन था जिसके ऊपर हमारी शादी टिकी हुई है कि इसलिए हमें जॉब नहीं करनी थी क्योंकि हमें साथ में रहना है। आज भी ऐसा है, शादी के 6 साल बाद भी मैं अकेले, अगर हम लोग छुट्टी जाते हैं तो हम कहीं पे भी, घर पे भी इवन छुट्टी अकेले नहीं जाते, हम हमेशा साथ में रहते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कई ऑफिशियल टूर्स में मैं उनके साथ नहीं जा सकती तो मेरे को अवॉइड करना पड़ता है, अदरवाइज हर जगह मैं उनके साथ जाती हूँ। क्योंकि शुरू से हमारा यही डिसीजन था कि हमें साथ में रहना है। ये जॉब करने के पीछे जो एक अजीब सी रेस है, हमें पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना। काफ़ी अच्छी अच्छी एडवाइसेस मुझे आती रहती है कि आप फलाना रिफ्रेशिंग कोर्स कर लो, आप दिल्ली चले जाओ कोचिंग के लिए, यहाँ जॉब करने चले जाओ। मुझे भी एकदम से पूछ चढ़ता है कि हाँ जॉब करनी है, और मुझे कभी ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मना करते हैं जॉब करने के लिए। बट लोग कई चीज़ ऐसे भी बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वीमेन की वैल्यू है और हाउसवाइफ की नहीं है। तो एक चीज़ मैं उनको क्लियर कर दूं कि रिलेशनशिप अगर होता है, अगर आप हाउसवाइफ की वैल्यू कर सकते हो तो आप इंडिपेंडेंट वीमेन की भी करोगे, ऐसा नहीं है। कई बार इंडिपेंडेंट वीमेन भी ऐसी होती है जो रिलेशनशिप में तंग होती है और डिवोर्स ले लेती हैं, तो वैल्यू तो उनकी भी नहीं है रिलेशनशिप में फिर।
जिस किसी को वैल्यू करनी है रिलेशनशिप में तो वो हाउसवाइफ की भी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बहुत ही गलत फैमिली है, और जिनको ये टेंशन है कि हाँ कि मेरे साथ लाइफ में कुछ गलत हो गया तो मैं कैसे अपना ध्यान रख पाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग जॉब। अगर कभी लाइफ में भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं अपने आप को हैंडल कर सकती हूँ। तो अब बिना बात का जो प्रेशर जो मेंटेन मेरे ऊपर बना रहता है ना हमेशा ये जॉब करने का, तो उसको आप बंद कर दो। जब मुझे लगेगा, हमें लगेगा लाइफ में कि हमें ज़रूरत है तो मैं वो भी करना स्टार्ट कर दूँगी। एक वीडियो है सदगुरु और जूही चावला का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो जिसने मुझे काफ़ी लाइफ में मोटिवेट किया। वापस मैं काफ़ी लो हो गई थी इन सब कमेंट्स और इन सब चीज़ों से लाइफ में, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जूही चावला ने पूछा था सदगुरु से कि जो आजकल जो विमेन है वो बाहर निकल रही हैं सोसाइटी में, इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपकी नज़र में ये चीज़ कैसी है, गुड है या बैड है? अपने मतलब करियर पे वो कंसंट्रेट कर रही हैं, घर को भी साथ साथ मैनेज कर रही हैं। सदगुरु ने बहुत ही अच्छे और सिंपल वर्ड्स में बड़ी अच्छी चीज़ें बोली थी कि हर विमेन को एक राइट है जो वो लाइफ में करना चाहती है, उन्हें लाइफ में वो करना चाहिए इंडिविजुअल चॉइस के साथ साथ। उन्होंने ये तक बोला था कि जो जॉब करने की जो इच्छा है विमेन की, वो ऐसे नहीं कि एक ट्रेंड की तरह सोसाइटी में फॉलो हो। हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, किसी को करना है तो वो करे, किसी को नहीं करना तो इट्स ओके टू बी हाउस वाइफ। मानुषी चिल्लर तक ने जो अपना मिस वर्ल्ड का जो किताब जीता है वो अपनी मदर के ऊपर बात करके कि वो एक हाउस वाइफ थी उनकी रिस्पेक्ट करके जीता है। बहुत अच्छी लाइन्स भी बोली थी जो मैं आपके सामने ज़रूर बोलना चाहूँगी कि राइट नाउ वी हैव मेड द वर्ल्ड इनटू इकोनॉमिक्स, अनफॉर्चुनेटली द वुमेन आर ऑल्सो गेटिंग एज स्टूपिड एज मेन टू अर्न मनी, एज इफ दैट मनी that they have earned is going to determine the value of their life. मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि जिन लोगों को इकोनॉमिक नीड्स की वजह से जॉब करना पड़ा है वो जॉब ना करे। अपना पैशन जिन्हें फॉलो करना है वो पैशन फॉलो करने हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वही करना है। एक कंपल्सिव नीड जो इस सोसाइटी में क्रिएट हो गई कि नहीं विमेन को भी इंडिपेंडेंट बनेंगे तो तभी उसकी वैल्यू है, ये बहुत ही गलत सोच है। ये जो रेस में आप भाग रहे हो ना परफेक्ट बनने की रेस में, ये आपके लाइफ के एस्थेटिक्स को प्रूफ डिफाइन नहीं करने वाली है। एंड में मुझे यही बोलना है कि प्लीज़ लोगों की बैक बिचिंग, उनको कंपैरिजन करना, उनके बारे में ये फालतू के कमेंट्स करना, ये सब चीज़ें बंद कर दो। कहीं ना कहीं आप लोग ही अफेक्ट करते हो, आप सोसाइटी ही अफेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इतना सारा बर्डन डालने के लिए। और एंड में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस पूरी वीडियो का मतलब सिर्फ एक ही था कि इट्स ओके टू हैव एक्ने, इट्स ओके टू बी डार्क, इट्स ओके टू बी फैट, इट्स ओके टू बी नॉन वर्किंग, इट्स ओके टू बी वर्किंग, इट्स ओके टू बी गेटिंग डिवोर्स्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो। इट्स ओके टू नॉट हैव किड्स, किसी को बच्चे करने का मन नहीं है वो भी ठीक है, किसी को नहीं हो रहा वो भी, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये सोसाइटी ही जो फालतू का प्रेशर बनाती है कि अरे बच्चा नहीं हो रहा, तो इनफर्टिलिटी के ऊपर जो बकवासें होती हैं। लोगों की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फालतू के वर्चुअल वर्ल्ड में परफेक्ट बनने से ज़्यादा। आगे इतने सालों से जो लोगों के मन में ये इल्यूजन था, जो इतने सारे क्वेश्चन थे, उसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। और जिसको भी थोड़े से और डिबेट करनी है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को, या मेरे को अलग से पर्सनली भी आके डिबेट कर सकते हैं मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एंड ऑल द लव यू आर गिविंग मी। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, लव यू।